नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस सरकार ने बेरोजगारों का जो हाल किया है, नौजवानों का जो हाल किया है, वो किसी से छुपा नहीं। इतना भ्रष्टाचार कभी सोचा नहीं था। हर जगह लीकेज है, पेपर लीक, आपकी जिंदगी लीक और देश की अर्थव्यवस्था लीक। अभय दुबे जी से मैंने बात की है और पूछा है कि देश का भविष्य क्या है। क्या सरकार ये मान बैठी है कि नौजवान कुछ कर नहीं सकते, या फिर उन्हें ऑपरेशन कॉकरोच ही करना पड़ेगा? एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत है ये, जो आपकी आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ी है। पूरी बातचीत सुनिएगा और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपके आपके हितों के जुड़े मुद्दे लगातार उठाता रहता है। थोड़ी मदद कीजिएगा, नीचे ज्वाइन बटन है। इस समय लड़ाई लंबी चल रही है, तो कृपया करके अगर संभव हो सके तो हमारी मदद कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल को, थोड़ी सी आर्थिक मदद कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कॉकरोच पार्टी में विदेश का हाथ है, विदेश में सोरोस बैठ के षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद पेपर लीक भी वही करा रहे होंगे, या पाकिस्तान का हाथ होगा कि बार बार एग्जाम होता है और पेपर लीक हो जाते हैं। तो सेना विचार कर रही है कि भाई हम सरकार को सुझाव दें, या सरकार सोच रही है कि अब पेपर की कराने की जिम्मेदारी सेना को सौंप दें। बल्कि सेना तो बेचारी क्या सोचेगी, लेकिन सरकार सोच रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि गलती हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं, और जो दोषी होगा उनको हम बख्शेंगे नहीं। ये वैसे ही है जैसे पुलवामा में एक बड़ा घटना हो गई थी, दोषी को बख्शेंगे नहीं। आज तो दोषी पता नहीं चले दोषी हैं कहाँ। पहलगांव में गलत स्केच जारी कर दिया गया, पता नहीं चला दोषी हैं कहाँ। और अब सरकार कह रही है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं पेपर के लिए। इस देश के नौजवानों को, इस देश के बेरोजगारों को एक तमाशा बनाकर रख दिया है सरकार ने। सरकार को चिंता ही नहीं है कि कोई माँ अपने गहने बेचती है, कोई पिता अपनी जमीन बेचता है। सालों तक नौजवान तैयारी करता है, पेपर देता है, परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार कहती है कि हाँ हाँ, हम सेना पर विचार करेंगे। सरकार मान रही है कि तंत्र फेल हो गया। सरकार मान रही है कि उसको बस की बात नहीं है। सेना का इस्तेमाल अब पेपर कराने में किया जाएगा। क्या इस सरकार की ब्यूरोक्रेसी, इस सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो गया? राहुल गांधी जब नौजवानों के तुम सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री। क्या राहुल गांधी का सवाल पूछना बहुत बड़ा गुनाह है? राहुल गांधी सवाल पूछ नहीं सकते। देश में ये सब हो क्या रहा है अभय जी? संजय जी, आपने धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देखा है? आप सोच रहे हो कि मैं अजीब सी बात कर रहा हूं। मैं शिक्षा मंत्री के चेहरे की बात कर रहा हूं। कम से कम उस बंदे का चेहरा तो देखिए। यहां से लेकर यहां तक, यानी थोड़ी से लेकर और मस्तक तक, आपको सिवा अक्षमता लिखी हुई दिखाई पड़ेगी। आज की तारीख में भारत में धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा अक्षम व्यक्ति कोई और नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। देश की शिक्षा व्यवस्था का हाथ, देश की संस्कृति का की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही अक्षमता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मां के पेट से नहीं पैदा होता। सब लोग अभिमन्यु नहीं होते कि वो मां के पेट में ही उनको सिखा दिया जाए कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। लोग जन्म लेते हैं, अपनी परिस्थितियों से सीखते हैं, और धीरे धीरे जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों में भी एरर एंड जजमेंट के सहारे प्रयोग करके, गलतियां करके, धीरे धीरे करके सीखते हैं और सक्षम होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी सक्षमता नाम का शब्द ही नहीं सीखा है। मैंने तो अपने पत्रकारिता के जीवन में, राजनीतिक टिप्पणीकार के जीवन में इतना अक्षम मंत्री कभी नहीं देखा। ये हद है। मैं सोच के हैरत में हूं कि इतने बड़े पद पर इतना अक्षम व्यक्ति भी हो सकता है, और उसकी पीठ पे कितनी भी अक्षमता दिखाए, भारत के नौजवानों के भविष्य को वो बिल्कुल कब्र में गाड़ दे, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ धर्मेंद्र प्रधान की पीठ पर है। नरेंद्र मोदी का हाथ धर्मेंद्र प्रधान की पीठ पर है। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पे देखिए, क्या उनके चेहरे पे आपको एक शिकन नजर आती है? क्या उनकी पेशानी पे आपको शिकन नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वो देश में नौजवानों के भविष्य से चिंतित, भविष्य के? राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं, छोड़िए इस बात को। राहुल गांधी, उनकी कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी जन नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हैं राहुल गांधी इस वक्त।
धर्मेंद्र प्रधान की कोई औकात नहीं है राहुल गांधी के मुकाबले। राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी कर सकें, धर्मेंद्र प्रधान की हैसियत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान केवल खिसियानी बिल्ली वाली भूमिका निभा रहे हैं अगर वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरी चिंता का विषय यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो व्यक्ति जानता ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था का का क्या होता है। मैं बहुत ही आश्चर्य में हूं मैं कि धर्मेंद्र प्रधान, भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास और भी कुछ लोग हो सकते हैं, भाई उनको बना दो। अरे यार मुझे बना दो, मैं उससे धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा बेहतर मंत्री बन के दिखाऊंगा। आपको बना दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि हम हमारे पास कोई विशेष योग्यता है, खास तरह की डिग्री है, इसलिए कि हम लोग वहां जाकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मैं तो जाके पहला काम ये करूंगा और आप भी पहला काम ये करेंगे कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में, सीबीएसई में, नीट में, जी में जितना भी करप्शन है, जो वहां के अफसरों को पता है, उनके डायरेक्टरों को पता है, सबको पता है, उस करप्शन को हम लोग कुछ एक हद तक 50%, 60%, 70% रोक लगा देंगे उसके ऊपर। 100% करप्शन तो कौटिल्य भी मानते थे कि जीरो करप्शन सोसाइटी, जीरो करप्शन सिस्टम कोई होता नहीं है। कौटिल्य भी कहते थे, कौटिल्य रिश्वत को उत्कोच कहते थे संस्कृत में, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि रिश्वत के पता ही नहीं होता, जिस तरह मछली को नहीं पता होता कि वो पानी, किसी को नहीं पता है कि मछली पानी कब पी लेती है, उसी तरह किसी को नहीं पता होता कि अफसर कब उत्कोच ले लेता है। इसलिए जीरो करप्शन सिस्टम नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी नहीं था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी नहीं था, नरसिंह राव के जमाने में भी नहीं था, मनमोहन सिंह के जमाने में भी नहीं था और मोदी के जमाने में भी नहीं है। लेकिन मोदी जी के जमाने में सिस्टम खत्म हो गया है, केवल उत्कोच रह गया है, केवल रिश्वत रह गई है। हमें और आपको अगर शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो हम जाते ही उत्कोच को कम से कम 50% कर देंगे और 50% करते ही सब काम ठीक होने लगेगा। मैं आपको बताऊं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, शिक्षा मंत्री से लेकर डायरेक्टर तक जाते हुए नीचे तक, सारे के सारे लोग इस भ्रष्ट प्रणाली के अंदर हिस्सेदार हैं। आप ये सोचिए कि जब नीट में पेपर लीक हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नहीं, प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही हो गया था। बिल्कुल सही बात है, हो गया था। हाँ, जिस बिहारी बंदे के बारे में कहा गया कि ये लीक का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और वो छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि इन सब लोगों को डर था उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी तो इनका नाम ले देगा वो। बताए ना धर्मेंद्र प्रधान आज तक कि वो उस बंदे के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं हुई, वो क्यों छूट गया। इस तरह उन्होंने भविष्य में पेपर लीक की जमीन तैयार कर दी। पोल नहीं खुली, वरना पेपर लीक उसके बाद भी हुई होगी, 2024 के बाद भी हुई होगी पेपर लीक। पोल खुली 26 में जाकर। पोल हमेशा तब खुलती है जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब पोल खुलती है, कोई ना कोई गलती होती है और उसमें पोल खुलती है। देखिए, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरी प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में हो रहा है। वो पैसा सब में नीचे से ऊपर तक बंटता है, ये है सही और असली बात। बाकी सब बातें बेकार की हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन के बिना ये सारा काम हो रहा हो। आप बताइए, जब सीबीएसई के, अब तो नीट को छोड़ दीजिए, सीबीएसई पे आ जाइए। मैंने काफी इस पे दिमाग खपाया है। मैं शाम को आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं, दिन में इन बातों में दिमाग खपाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड ने
ये सिफारिश की थी कि जब आप ऑनलाइन मार्किंग करें तो आप उससे पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं कई राज्यों में। सीबीएसई ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट चलाने का मतलब था ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से काम करना इनके एजेंडे में है ही नहीं, एजेंडे पे ही नहीं है ईमानदारी से काम करना। जब ईमानदारी से काम करना एजेंडे पे नहीं है तो उसमें माल चल रहा है जबरदस्त। आप बताइए उस बच्चे जिसको जब उसने अपनी कॉपी मांगी, भाई आपने नंबर कम दिए, तो उसने हैरत में देखा जब कॉपी का उस डिजिटल कॉपी मिली, उसने जब अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे उसने खोला तो उसने देखा कि ऊपर तो जहां पर रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह सब लिखा जाता है वहां तो उसकी हैंड राइटिंग है, उसके हाथ का लेखन है, नीचे किसी और बच्चे की कॉपी है और वो भी धुंधली है। तो वो घबरा गया और उस एंकर ने जिसके घर की शादी में नरेंद्र मोदी खुद गए थे और जिनके पिताजी लाल कृष्ण आडवाणी के पर्सनल स्टाफ में काम करते थे, मालूम है ना आपको? अशोक श्रीवास्तव के पिताजी, घिनौना पत्रकार। हाँ, उनमें काम करते थे। बीजेपी और आरएसएस के बंदे हैं ये, और पूरी शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथ में है। इसीलिए जो आरएसएस का ये बंदा था उसने उस बच्चे को पाकिस्तानी कहा। पाकिस्तानी क्यों कहा? कितना घनघोर शर्मनाक। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। शर्मनाक तो है ही, हम सब लोग कह ही रहे हैं जब से उसने कहा है तब से। इसमें केवल शर्मनाक का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार क्यों जब पहली बार जब नीट में पर्चों की वो पर्चे लीक हुए थे, उसके बाद में इसरो के चेयरमैन के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी थी। उस जांच कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, सही वक्त पे उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस रिपोर्ट पर आज तक कोई अमल क्यों नहीं हुआ? भाई इस बात का जवाब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। या तो नरेंद्र मोदी जवाब दें, धर्मेंद्र यादव जवाब दें, या धर्मेंद्र यादव जिनकी दम पर शिक्षा मंत्री बने हुए हैं वो मोहन भागवत जवाब दें, दत्तात्रेय घोष बोले जवाब दें। ये एक ऐसा मामला है इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे सह अपराधी है, कॉम्प्लिसिट है, सह अपराधी है इसके अंदर। और मुझे इस बात को बहुत दुख है कि ना सोशल मीडिया पे और ना ही गोदी मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि इसमें केवल शिक्षा मंत्रालय के तमाम अफसर, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीबीएसई, धर्मेंद्र प्रधान, यही केवल अपराधी नहीं है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपराधी है। इस बात को जोर शोर से कहा जाना चाहिए, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए का वारा न्यारा हो रहा है इसके अंदर। वो रुपए नीचे से ऊपर तक बट रहे हैं, सबकी जेबें गर्म की जा रही हैं। जब पेपर लीक होता है तो चिंता की एक्टिंग की जाती है, इस बार तो कोई चिंता की एक्टिंग भी नहीं हो रही। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे को देख लो, इस बार तो चिंता की एक्टिंग भी नहीं हो रही, लेकिन चिंता की एक्टिंग की जाती है, जांच की एक्टिंग की जाती है। इस बार तो जांच कमेटी भी नहीं बैठाई गई। और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि फौज के नेतृत्व में होंगे पर्चे। जब जून में दोबारा पर्चे होंगे तो फौज उसमें भाग लेगी। फौज क्या कर लेगी? सिपाहियों को लगा देंगे पैरे पे, गन लिए पैरे पे खड़े हुए हैं, वो पर्चा लीक कैसे रोकेंगे बेचारे सिपाही? किसी मेजर जनरल या किसी कर्नल को या मेजर जनरल को या लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दो, वो पर्चा लीक कैसे रोकेगा? पर्चा लीक तो अंदर से होता है यार। पर्चा लीक वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या कोई ब्रिगेडियर कैसे रोकेगा उसको? अच्छा, ये बेकार की उड़ान भी है, क्योंकि वो समीक्षा बैठक जो है राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री घर पे हुई थी, इसलिए इसको कह रहे हैं कि वो उसमें फौज भाग लेगी उसके अंदर। कमाल है, उस बैठक में किसी फौजी जनरल ने तो भाग लिया नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। कोई रक्षा का प्रश्न थोड़ी ना है
सीमाओं की सुरक्षा का सवाल थोड़ी ना ये। ना कहीं पे बहुत कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा आया हुआ है, ना कोई बाढ़ आई हुई है इसमें सेना को निकाल दो बचाव करने के लिए। ये केवल मूर्खता और भ्रष्टाचार की बाढ़ है। ये लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ऊंचे पदों के ऊपर, या तो ये मूर्ख हैं या ये भ्रष्ट हैं, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। इसके अलावा अभय जी को चिंता भी नहीं है। मेरी समझ कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। हम और आप बड़बड़ करते रहें, सिर अपना पटकते रहें, क्या क्या फर्क पड़ता है? ताज्जुब होता है मुझे। भाई हमने भी इम्तिहान दिए हैं, हमने इम्तिहान पास किए हैं, हमने भी डिग्रियां हासिल की हैं, आपने भी डिग्रियां हासिल की हैं, हमने पत्रकारिता की है, मैंने एकेडमिक्स में भी हिस्सा लिया है। मैं वहां गया, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई, फिर मुझे प्रोफेसर बनाया गया, 35-40 किताबें लिखी हैं मैंने। लेकिन ये देखिए, मैंने तो कभी इतने दिन पढ़ाई लिखाई की, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कोई पर्चा लीक सुना ही नहीं। पर्चा लीक क्या चीज होती है मुझे पता ही नहीं है। पर्चा लीक होना कुछ नहीं। इस सरकार में आके तो लीक ही लीक है, हर जगह लीकेज है। खाली है यार, ये तो हद हो गई। ये तो निर्लज्जता की घटियापन की कोई हद है। ये केवल ऐसा तभी, निर्लज्जता ऐसी तभी होती है जबकि सब लोग इस मामले में शामिल हो। देखिए, अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री शामिल नहीं है भ्रष्टाचार में, तो उसको बहुत गहरा दुख होगा और वो कुछ ना कुछ तो ऐसे कदम उठाएगा। इस प्रकार की बेवकूफी की बात आपने कभी सुनी है कि सेना जो है वो अगला एग्जाम कराएगी? कभी सुना आपने ऐसी मूर्खता की बात? आपने लिमिट है, एकदम लिमिट क्रॉस कर गई है। मैं आपको बताऊं, पशुओं को अगर आप डायरेक्टर और मंत्री के पद पे बैठा दें, वो भी नहीं इतनी मूर्खता करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये जो नौजवान हैं देश के, उनका भविष्य इससे ज्यादा अंधकार में कोई सरकार कर नहीं सकती थी। बेरोजगारी बढ़ती चली ये जा सब रही है, नौजवान काम मिलकर धंधा है। सरकार का सिर फोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब नौजवान मिलकर सरकार का सिर फोड़ देंगे। सिर फोड़ देने वाले शब्द को मैं मुहावरे में कह रहा हूं, मेटाफर में कह रहा हूं। ये लोग सरकार के खिलाफ सोचना शुरू कर चुके हैं। यह संभव? क्या ये लोग सरकार से खुश हैं? बताइए, क्या ये लोग सरकार से प्रसन्न हैं? अच्छा, अगर प्रसन्न नहीं है तो क्या है फिर? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सरकार से खुश हैं, या तो ये आप कह दीजिए कि नहीं भाई अभय जी आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये लोग सरकार से नाराज नहीं है, इन्हें सरकार से अभी उम्मीदें बाकी हैं। नौजवान बेचारे क्या करें, सरकार से उम्मीद तो रखेंगे ही, क्योंकि और कोई तो एजेंसी दूसरी है नहीं जो सरकार को हटा के उसकी जगह उनसे काम लेने लगे, पर्चे कराने लगे, पर्चे हल करवाने लगे, एग्जाम्स करवाने लगे, इम्तिहान करवाने लगे। ऐसा तो है नहीं। संजय जी, ये एक ऐसी घटना है जिसपे मैं अपना सिर पीट लेता हूं, जबकि मैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे इम्तिहान देना है, ना मेरे बच्चों को इम्तिहान देना है, वो सब हो चुका है। खराब तो लगता ही है नौजवानों की हालत देख के, बहुत दुख बुरा तो होता लगता ही है है भाई, कि बहुत ही बुरा देश लगता की है। नई पीढ़ी शर्म अब आती है कहाँ मुझे, जाती है। शर्म आती है मुझे। बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने तबाह कर दिया नए नौजवानों की जिंदगी, बिल्कुल तबाह कर दी। मैं तो रोते हुए बिल्कुल। देखता हूँ, कई नौजवानों को बिलखते हुए देखता हूँ, दिल मेरा कांप जाता है कि क्या हो गया है ये देश को, ये नौजवान पीढ़ी को कहाँ ले जाएंगे। बात थोड़ी राजनीति की करते हैं। कर्नाटक में बड़ा घटनाक्रम हुआ, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री लगभग बना हो ही गए, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री, वहां पे शपथ भी हो जाएगी उनकी। आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा कदम है? डीके शिव कुमार ने बहुत त्याग किया है, जेल गए, और मेरे ख्याल से असली कांग्रेस ने पिछले दिनों, कांग्रेस ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन करके जो दक्षिण भारत की राजनीति है, उस राजनीति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। देखिए, तेलंगाना में उनके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीता गया, उसका कोई प्रतियोगी वहां पे नहीं था तेलंगाना में। कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीता गया। चूंकि सिद्धरमैया ओबीसी के बड़े नेता थे, इसलिए उनको 3 साल मिल गए मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन उन्हें 2.5 साल पहले ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले बातचीत हो चुकी थी। आला कमान को 5-6 महीने लग गए सिद्धरमैया को मनाने में, लेकिन उन्होंने मना लिया और अब के बाद डीके शिव कुमार को कुर्सी मिलने वाली है। ये कांग्रेस के लिहाज से और कर्नाटक के लिहाज से एक स्वागत योग्य कदम है। केरल में उन्होंने सही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर वो
उनको बना देते, उनको जो कि यहाँ पे कांग्रेस के साथ काम करते हैं, तो वो एक वेणुगोपाल। गलत, हाँ जी, वेणुगोपाल को बना देते तो ये गलत कदम होता। सही इस वक्त, और तमिलनाडु में उन्होंने विजय की पार्टी को समर्थन कर दिया। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, एक ही प्रांत रह गया आंध्र प्रदेश, बस। बाकी पूरे दक्षिण भारत के ऊपर कांग्रेस का इस वक्त कब्जा है। कांग्रेस पूरे दक्षिण भारत के ऊपर इस वक्त हावी है, और कांग्रेस दक्षिण भारत में उसके वो पत्ते खेल रही है, वही राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कहीं नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। अब आप कल्पना कीजिए, मैं आपको एक नई बात कहने जा रहा हूं। आप देखिए, गुजरात में नंबर 2 पे है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 2 पे है, राजस्थान में कांग्रेस नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नंबर 2 पे है, हरियाणा में कांग्रेस नंबर 2 पे है, पंजाब में कांग्रेस तकरीबन नंबर 1 पे है। आम आदमी पार्टी के बाद उसी का स्थान है कांग्रेस का, नंबर 1 पे है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कहां है? कहीं नहीं, कहीं नहीं है। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि इस वक्त ये जो पूरी प्रचार के जरिए और गोदी मीडिया के सहयोग से मोदी जी ने छवि बना रखी है, ये छवि कितनी फर्जी है। ऐसे करते हैं तो पूरे देश में नहीं कि परचम लहरा आ रहा है, प्रचंड बहुमत है। मैंने आपके सामने रख दिया, अब आप इसका हिसाब किताब लगाइए। जहां पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, वहां कांग्रेस नंबर 2 पे है। लेकिन जहां कांग्रेस नंबर 1 पे है, वह भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे नहीं है। ये मैं कह रहा हूं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे नहीं है, तेलंगाना में नंबर 2 पे नहीं है, केरल में नंबर 2 पे नहीं है, कर्नाटक में नंबर 2 पे नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास क्या क्या प्लान है? क्योंकि अखिलेश यादव जितने मजबूत होते जा रहे हैं डे बाई डे पीडीए के रूप में, उसको उनका अखिलेश यादव को रोकने का क्या प्लान है बीजेपी के पास? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत हथकंडे हैं, मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझना भूल होगी। ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव कमजोर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा को कमजोर समझना भूल होगी। देखिए, समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जैसा लोकसभा में चुनाव लड़ी थी उस तरीके से चुनाव लड़ी तो उसका हारना तय है। मैं ये मानता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए ये आपसी मतभेद भुलाकर अमित शाह का गुट और योगी आदित्यनाथ का गुट आपस में समझौता कर लेंगे। मेरा अपना आकलन ये है। और अगर उन्होंने समझौता नहीं किया और उसी तरीके से आपस में इनमें फूट पड़ी रही तो ये चुनाव हार जाएंगे। और ये अगर 27 का चुनाव हार गए तो 29 का भी हार जाएंगे। योगी की रणनीति क्या है? ये देखते हुए ये लोग आपस में समझौता कर लेंगे। तो योगी की रणनीति क्या है? 29 में प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आना। और ये और मैं बता दूं आपको, अगर 2027 में उन्होंने समझौता कर लिया चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीत गए, तो जीतने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। योगी जी का पत्ता साफ। लग रहा है कि ये आने वाला समय जो है राजनीति के लिए बड़ा नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। सोचिए क्या भविष्य रह गया नौजवानों का, आपके बच्चों का। आपके बच्चों को दिन भर बस सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है बेटा जिंदगी बना के क्या करोगे, कावड़ यात्रा निकालना जरूरी है। बेटा देखो बकरा कट गया सोसाइटी में, तुम्हें दूसरे जानवर लाके के बांधने हैं जिससे मुसलमानों का खून उबाले और तुम्हारा भी फिर खून उबले। इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है बच्चों के भविष्य के संग। इसके बहाने खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री की बेशर्मी हम सब ने देखी है। क्या यही भारत है? क्या यही हमारे सपनों का भारत है? आपका जागना बहुत जरूरी है। आप कब जागेंगे बताइएगा मुझे जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।